हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीवी एजुकेशन में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे और कोविड-19 की जो गाइडलाइन उसका पालन भी कर रहे होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, प्रसन्न रखे और आपने जो टारगेट ले रखा है उसको प्राप्त करने की आपको एबिलिटी दे और आप उसको एबिलिटी नहीं, आप उसको प्राप्त करें और अपने घर वालों के साथ साथ पेरेंट्स के अलावा टीचर्स, समाज, राज्य, डिस्ट्रिक्ट सबका नाम करें। तो चलिए हम चलेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो संविधान के भाग 11 से होगा। 3 दिन बाद में वीडियो बना रहा हूं, तो इसके कुछ पीछे कारण थे। कहीं ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन अब फिर से हम रेगुलर जुड़ेंगे आपके साथ और आपके साथ रेगुलर जुड़ते हुए डेली जो टॉपिक चल रहे थे हमारे उसके आगे की प्रोसेस चलती रहेगी। तो चलिए हम चलें भाग 11, और उसका जो भाग 11 है उसका अध्याय 1 हमने पढ़ लिया था। अब जो हमारे सामने है वो है प्रशासनिक संबंध। कहने का मतलब संघ और राज्यों के मध्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये कहें, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसको हम अगर संघ और राज्य की बात करें तो थोड़ा बेटर रहेगा, समझने में आसानी होगी। संघ और राज्यों की जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उन कार्यों को किस प्रकार किया जाए, उन कार्यों को करने के लिए संविधान में कौन कौन से आर्टिकल प्रयोग में लिए गए हैं, उन प्रशासनिक कार्यों में केंद्र और राज्यों के मध्य क्या संबंध होते हैं, उन प्रशासनिक कार्यों के लिए केंद्र के द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं और राज्यों के द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं, वो सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक। ठीक है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट वाली कोई बात नहीं है। कुछ आर्टिकल है उनको डिलीट किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हम इसको इजी वे में पढ़ लेंगे। जो मैंने पीछे पॉइंट लिख रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे, उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इसके बाद में जब हमारा ये संविधान के भाग पूरे हो जाएंगे उसके बाद में हम फिर से एक बार रिवाइंड करेंगे इस चीज का कि संविधान का जो बैकग्राउंड है उसके पीछे कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं, उन सभी चीजों को हम इन्वॉल्व करेंगे और फिर हम ये जान पाएंगे कि कौन से देश थे, कौन से अधिनियम बने हुए थे जिसके अकॉर्डिंग हमारे संविधान में बहुत कुछ लिया गया, अपनाया गया, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को अंजाम दिया गया। कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे हैं, कुछ नियम तो ऐसे हैं हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में जो काफी पहले बने हुए हैं। तो चलिए हम ज्यादा डिस्टर्ब वाली वो बात नहीं करेंगे, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम आगे जो हमारा टॉपिक वो पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक दे रखा है। पहले दे रखा है अनुच्छेद 256, इसमें दे रखा है राज्यों एवं संघ की बाध्यता। राज्यों एवं संघ की बाध्यता कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है कि जो राज्य है और जो संघ है वो प्रशासनिक क्षेत्र में बाध्य रहते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्रों में क्या करते हैं, काम करते हैं, प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देते हैं। इसमें देखो, पहले मैं आपको बता दूं राज्य एवं संघ की बाध्यता। इसके बाद में दे रखा है आपके कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। फिर दे रखा है आपका संघ की कर्तव्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। फिर भारत के बाहर के राज्यों के संबंध में संघ की अधिकारिकता और सार्वजनिक कार्य लेकर न्यायिक कार्रवाइयां और अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है ना, ये दे रखा है। तो हम फर्स्ट टॉपिक कर दें तो राज्यों एवं संघ की बाध्यता मतलब ये हो गया कि राज्यों की एवं संघ की बाध्यता क्या होती है। वो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में रहते हुए काम करेंगे, किसी के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंटरफेयर वाली बात भी करेंगे हम आगे, लेकिन यहाँ जो अनुच्छेद 256 है वो बाध्यता ये बताता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए बाध्य होंगे कि आपको प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत जनता के लिए, पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करना होगा जो कि उनके लिए क्या हो, लोक कल्याणकारी हो, उनको नुकसानदायी नहीं हो। प्रशासनिक कार्य को अंजाम देने के लिए कहें या शांति बहाली के लिए कहें या फिर और कुछ कार्यों के लिए कहें, तो ये इनकी बाध्यकारिता होगी। ये उन चीजों को करने के लिए बाध्य होंगे। ये किस में दिया गया है, 256 में। या हम कह सकते हैं इसको और भी डिटेल में हम शॉर्ट में समझे तो कह सकते हैं कि प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देने के लिए राज्य एवं संघ
दोनों क्या है, बाध्य हैं, जिम्मेदार है, उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 257 की बात करें, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं पर राज्यों पर संघ का नियंत्रण। इसका मीन्स ये हुआ कि कुछ ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं जिन पर संघीय सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है, संघीय सरकार का नियंत्रण होता है, और उन प्रशासनिक कार्यों के लिए वहीं से क्या किया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। बशर्ते बाद में राज्य सरकार उसमें फेरबदल कर सकती है, लेकिन फर्स्ट टाइम वो वहीं से क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं। तो इसमें संघ जो होता है वो इंटरफेयर करता है। जैसे मैं यहाँ कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, तो इसका हम यहाँ एग्जाम्पल से बात कर लें, इसी के सामने कर लें, तो आईपीएस बात करें, आईएएस बात करें, राज्यपाल की बात कर लें, या जितने भी हम लोक सेवा संघ आयोग होते हैं जिस राज्यों की, उनमें अध्यक्ष की नियुक्ति, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति, ये काम किसके नियंत्रण में रहते हैं, संघीय सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। मतलब ये देखा ना, कुछ दशाओं में। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी कॉलिंग हो, तो उसमें भी संघीय सरकार क्या करती है, नियंत्रण में रखती है। फिर है 258 प्रशासनिक शक्ति राज्यों को देना। साथ में ये भी दिया गया है कि प्रशासनिक क्षेत्र जो होता है, तो उन प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए राज्यों को क्या दिया जाता है, अधिकार दिए जाते हैं, शक्ति दी जाती है, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। राज्य सरकारें स्वतंत्र को क्या कर सकती है, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने राज्य के क्षेत्र में क्या करेंगे, प्रशासनिक कार्यों को अंजाम दे सकती है, अनुच्छेद 258 के अनुसार। फिर है अनुच्छेद 258 के संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पर नहीं सुलझाए जाते, और उन मामलों को सुलझाने के लिए हमें केंद्र की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो राज्य हैं वो अपनी कुछ शक्तियां किसको सौंप देती हैं, केंद्र को सौंप देती हैं, और वो फिर उनका प्रशासनिक कार्य देखती है। अनुच्छेद 259 उसको डिलीट कर दिया गया है। अनुच्छेद 260 की बात करें तो ये दर्ज है, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। ये मतलब ये हो गया भारत के बाहर। भारत के बाहर की बात कर लें, भारत के अंदर की बात करें तो राज्य अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही भारत के बाहर की बात करते हैं, वहां के प्रशासनिक कार्य की बात होती है, या प्रशासनिक जो भी योजनाएं होती हैं उनको लागू करना, उनको लेना, उनमें राज्य फिर क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। उन पर सिर्फ किसकी अधिकारिता होती है, संघ की अधिकारिता होती है। मतलब वो काम केवल कौन करेगा, संघीय सरकार करेगी। राज्य के बाहर के कार्य राज्य क्षेत्रों में, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी विदेशी मामले होते हैं, जो भी विदेशी मामले होते हैं, ठीक है, जो भी विदेशी मामले होते हैं, उन मामलों की देखरेख, उनसे संबंधित कार्य जो पूरे भारतवर्ष के लिए होते हैं, उन पर किसकी अधिकारिता होती है, संघ की अधिकारिता होती है। फिर है सार्वजनिक कार्य अभिलेख, सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। इसका मतलब ये हो गया कि राज्यों और संघ ने जितने भी सार्वजनिक कार्य किए उनको एक अभिलेख के रूप में रखा जाता है, और अगर वो सही है और उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए काम किया है और नहीं किया है, तो फिर न्यायिक कार्रवाइयां उन पर की जाती हैं। यहां पर हम इसको एक सीधे सीधे शब्दों में समझें कि सार्वजनिक कार्य अभिलेख, सरकार के द्वारा सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले कार्य, राज्य और संघीय सरकार के द्वारा सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले कार्यों को एक अभिलेख के तौर पर रखा जाता है, और उन्हीं के आधार पर अगली बार नेक्स्ट टाइम जो भी सेशन होती है उसमें न्यायिक कार्रवाइयां कार्रवाई करने को अंजाम दिया जा सकता है। जैसे कि न्यायपालिका अभिलेख हमने पढ़ा, अभिलेख के रूप में उनके जो मामले होते हैं उनको रखा जाता है,
तो वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनको देखा जाता है उनके अकॉर्डिंग भाई उस समय ऐसी सिचुएशन आई थी तो क्या फैसला दिया गया था, कौन सी कार्रवाई की गई थी, कौन सा आर्टिकल लगा था और क्या फैसला दिया गया था। तो वही बात यहाँ बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 261 के तहत प्रशासनिक कार्यों में शासनिक कार्य किए जाते हैं, उनको एक अभिलेख के रूप में रखा जाता है और उन्हीं के आधार पर न्यायिक कार्रवाइयां की जाती है। क्लियर। फिर है अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या जल से संबंधित विवाद का न्यायीकरण। ये मतलब ये हो गया कि अंतरराज्यीय एक या दो राज्यों के मध्य नदियों को लेकर या फिर नदियों से संबंधित विवादों को लेकर या नदियों से संबंधित पानी जो होता है, जल होता है, उसको लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसका क्या किया जाता है? न्यायीकरण किया जाता है। और ये या तो दोनों राज्य जिनके मध्य विवाद है वो प्रशासनिक कार्य के संबंध के अंतर्गत उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, या फिर इन पे क्या करती है केंद्र सरकार या संघीय सरकार इंटरफेयर करती है, या जो न्यायपालिका है वो इन प्रशासनिक कार्यों को देखती है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं शॉर्ट में समझे तो कि अंतरराज्यीय नदियां, दो राज्यों के मध्य बहने वाली नदियां और उनके पानी को लेकर कोई विवाद होता है तो ऐसे प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करती है। क्लियर। लास्ट में दे रखा है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के अनेक राज्य या संघीय क्षेत्र के अनेक राज्य आपस में मिलकर एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं और वो आपस में इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये था भाग 11 अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। अगला वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो उसमें देखेंगे हम संविधान का भाग 12, उसमें हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे हमने पीछे वाला कितना रिवाइंड कर लिया, लेकिन हमें फोकस यही होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है उसको हम प्राप्त करें और जो वर्तमान में जो हम वीडियो देख रहे हैं वो हमने कितना लर्न किया है, किस प्रकार से किया है, वो हमें कर लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे आशा करूंगा, उम्मीद रखूंगा कि आप चैनल को पब्लिक करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में एक बात फिर से करना चाहूंगा कि अपने टारगेट से भटके नहीं। इस कोविड-19 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि आप अधिक से अधिक समय घर पे रहते हैं और इस अधिक से अधिक समय में घर पे रहते हैं तो आपके पास एक माहौल ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि आप उसमें अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। जी जान से मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ कर लें, सब कुछ मतलब जी जान से मतलब है कि आप उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ करें, चाहे हमें कोई सी भी विधि अपनानी पड़े। तो डियर फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।